कि स्टूडेंट आप सभी को तो पता ही है कि जो स्टूडेंट हिंदी में फेल होता है वो सारे सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे। अरे भैया बस ये वीडियो लास्ट तक देख लो, आप भी हिंदी में बिना पढ़े 100 में 90 प्लस लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, और आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको हिंदी में कुछ भी नहीं आता या हिंदी में बहुत कम आता है, बहुत कम आपने पढ़ाई की है। तो बस ये वीडियो आप लास्ट तक देख लो, मैं गारंटी लेता हूं जब रिजल्ट आएगा ना, आपके भी क्लास का जो सबसे तेज बच्चा है वो आपसे पूछेगा भाई तेरे इतने नंबर कैसे आ गए। ठीक है, आज मैं आपको बिना पढ़े हिंदी में कॉपी लिखने या पास होने का तरीका बताऊंगा। मान लो मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं, मुझे हिंदी में कुछ पता नहीं है, और मैंने कहा ना अगर हिंदी में कोई भी बच्चा फेल होता है और बाकी सब्जेक्ट में पास है तो उसको फेल ही माना जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मुझे हिंदी में कुछ भी नहीं आता, फिर हम कैसे ट्रिक के साथ गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी ये सब लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे। आज मैं कोई हिंदी का पेपर आपको नहीं बताने वाला भैया कि हिंदी का पेपर लेकर आया हूं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बिना पढ़े कॉपी में लिखना है। सारी चीजें मैंने यहां पे लिखकर समझाई है, और आपको भी मैं यही बताऊंगा कि कैसे आप बिना पढ़े हिंदी की कॉपी लिखकर आएंगे और बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आएंगे। तो वीडियो को बस लास्ट तक देख लेना, नहीं तो बाद में आप भी पछताओगे कि शुभम सर ने ट्रिक बताया था, वो ट्रिक हमने फॉलो नहीं किया और आज हमारे कम नंबर आ गए। तो देखो ये क्लास 12 हिंदी का पेपर है, पेपर कोड है 605 XB। यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना, यहां पे अपना नाम डाल देना भाई, जो भी आपके मम्मी पापा ने आपको प्यार से दिया है। ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हर साल मैं लाखों बच्चों को ये ट्रिक बताता हूं और लाखों बच्चे 100 में 85 प्लस 90 प्लस लेकर आते हैं, और अब की बार आपकी बारी है। ठीक है, अगर आपको भी लग रहा है भाई मैं हिंदी का मुझे HB नहीं आ रहा है ना, तो आज आप हिंदी में टॉपर बनकर जाओगे। समय आपके पास है बच्चों 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर का होता है। कुछ नोट दिए गए हैं कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों खंड का की। खंड का जो है ना, ये पूरे के पूरे 50 नंबर का पूछा जाता है। 50 नंबर का ये आता है। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना और किस सब्जेक्ट का आपको ट्रिक चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 50 नंबर में सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप कॉपी में लिखने बैठो, अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल आता है या 10 में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं, तब तो आप उसका आंसर पहले लिखो। नहीं तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले उसका आंसर मत लिखो बच्चों, उसको छोड़े रहो। हो सकता है बाद में आपकी हेल्प हो जाए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बता दिए जाएं। अब आप पहले ही तुक्का मार के गलत लिख दोगे तो बाद में क्या होगा भाई, जब सही आंसर पता चलेगा। तो पहले अगर आपको नहीं आंसर पता है तो पहले मत लिखो। स्टार्टिंग के पेजेस में आपको उन क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिसका आंसर आपको कुछ कुछ आता है, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे ना, कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे, आप स्टार्टिंग में वो देखेगा भाई लड़के ने अच्छे लिखा है तो वो नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको अगर आंसर आ रहा है तब तो लिखो, नहीं आ रहा है तो उसको कुछ देर छोड़े रहो, लास्ट में हम उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैं ट्रिक बता देता हूं। देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सही होने के चांसेस फर्स्ट ऑप्शन के होते हैं बच्चों। लगभग 40% चांसेस हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में होता है थर्ड ऑप्शन जो होता है, इसके सही होने के चांसेस हमारे होते हैं 30%। ठीक है, अब बाकी जो सेकेंड ऑप्शन यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन होता है, इसके सही होने के चांसेस 20% हैं, और जो फर्स्ट ऑप्शन होता है इसके सही होने के चांसेस 10% हैं। मतलब ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है ना कि फर्स्ट ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। ऐसा एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहले आप वही काम करना, जब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कुछ देर छोड़े रहना, बाद में हम ये ट्रिक लगा देंगे अगर फिर भी नहीं आया तो। देखो फर्स्ट ऑप्शन के सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है 40%, फिर थर्ड ऑप्शन
ऑप्शन के सही होने के चांसेस 30% हैं, फोर्थ ऑप्शन के सही होने के चांसेस 20% हैं और फर्स्ट ऑप्शन के 10% हैं। ये एक ट्रिक है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा ना तो यही ट्रिक उठाकर लगा देना। जैसे पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, भैया ब्राह्मण पत्रिका है। देखो तीसरा ऑप्शन सही हो गया, मैंने 30% इसको बताया था। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? त्रिवेणी है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर भी सही है। गा देखो कर्म भूमि किस विधा की रचना है? भैया ये उपन्यास है। देखो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, मैंने बताया था 40% इसके चांसेस हैं सही होने के। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत हमारा यहां पे ट्रिक काम करेगा, लेकिन अभी जो मैं आगे ट्रिक बताऊंगा ना वो आपके पेपर में धुआं धुआं कर देगा भैया। ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, फर्स्ट ऑप्शन सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है बच्चों? तो वो सरस्वती है, चौथा ऑप्शन भी 20% मैंने सही बताया था। पद्मावत जो है इसका रचना काल है भक्ति काल। कौन सा काल है पद्मावत का? ठीक है, तो भक्ति काल की रचना है। देखो मैं यहां पे कोई पेपर आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें कुछ नहीं आता वो मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखो सरोज स्मृति के रचयिता कौन है भैया? सरोज स्मृति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है? भैया नागार्जुन जी छायावादी युग के कवि नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे सही होता है। निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? भूषण ने। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे। ठीक है, तो ऐसे आपको एक ट्रिक लगाना है कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन के सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर सेकंड। ठीक है, ये एक ट्रिक है, लेकिन हमारा जो मेन ट्रिक काम करेगा बच्चों ना वो यहां पे काम करेगा। ये सब जो क्वेश्चन है ना ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विथ ट्रिक। अगर हमें नहीं आ रहा है भाई फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। अभी देखना कैसे, देखो दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये आता है, मतलब आपको एक गद्यांश दे दिया गया यहां से लेकर बच्चों यहां तक, इसको पढ़ो और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, बस इसी का आंसर लिख लो, काम हो गया। ठीक है, इसी 5 क्वेश्चन का आंसर लिख देना। देखो यहां पे हम पूरा सॉल्यूशन भी देंगे लगभग, तो ये आपको इसी क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यह गद्यांश पढ़ना होगा, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर इसी गद्यांश में ही मिलेगा, कहीं बाहर से हमें नहीं लाना। देखो जैसे पढ़ो, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहंग की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म छीड़ हो जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या और द्वेष इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब ये किस चैप्टर का है? देखो एक काम आपको जरूर करना है, हिंदी के गद्य के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम याद कर लेना कि भैया राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अशोक के फूल के लेखक, निंदा रस के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। जैसे देखो इस चैप्टर को पहचानने में कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे आ गया निंदा। अब निंदा आ गया भैया तो ये निंदा रस चैप्टर का है। देखो निंदा आ गया, अब ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है। अब अगर आपको पहले से ही पता है कि इसके लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई जी, तो 2 नंबर आपके फ्री के रहेंगे। बाकी क्वेश्चन तो आसान है। देखो अब इसके नीचे क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है उपृत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाई, और 2 नंबर ऐसे एग्जामिनर आपके नाम कर देगा। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या करनी है, कुछ करना नहीं होता। बच्चे यहां पे भी डर जाते हैं, भैया अपनी भाषा में कर दो, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी है। फिर क्यों डरते हो आप? गद्यांश उद्यांश बहुत इजी होते हैं, बस सिर्फ आपको लिखना कैसे वो तरीका मैं बता रहा हूं, कैसे ढूंढ ढूंढ के लिखना है। ठीक है, अगला निंदा का उद्गम कहां से होता है, तो देखो इसका सीधा सीधा आंसर लिखा है। नहीं पहचान पा रहे हो तो कैसे ट्रिक इसका जानोगे? देखो इसमें
क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, निंदा उद्गम, ये कीवर्ड है, ठीक है। इस कीवर्ड को इसमें ढूंढो। ये देखो स्टार्टिंग में ही आ गया, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। बस यही लाइन उठाकर लिख दो, कितना इजी है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, तो क्वेश्चन में जो कीवर्ड यूज किए गए हैं वही कीवर्ड जाकर आप गद्यांश में ढूंढो, आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो गया। अगला देखो, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो यहां पे कीवर्ड क्या है, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा, अनुभव, ये सब कीवर्ड है। तो देखो यहां पे लिखा है ये वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। बस यही उठाकर लिख देना है। देखो सारे के सारे आंसर कितनी आसानी से आपकी झोली में आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत इजी होता है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट हमारा है, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है। तो देखो यहां पे लिखा है, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। अब लिख दो, निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है, या यही लाइन लिख दो, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। बस हो गया। क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, लिखना शुरू कर दो। लेकिन एक चीज और, आपको कॉपी लिखने का तरीका जरूर मालूम होना चाहिए। कॉपी लिखते कैसे भैया, मैंने पूरी कॉपी लिखना सिखाया है। बस यूट्यूब पे सर्च करना हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, पीछे शुभम लेक्चर लगा दो, वीडियो हाजिर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या वंख्या डाल के कुछ ऐसे लिखना, ये गद्यांश का फर्स्ट वर्ड, निंदा का उद्गम डॉट 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 के लास्ट वर्ड होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। हम संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाई, या ऐसे भी आप लिख सकते हो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। थोड़ा बना बनाकर आप ऐसे लिख दो, थोड़ा बड़ा, ठीक है, वही चीज लिखा है। लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, ठीक है, ऐसे आप बना बनाकर थोड़ा बहुत लिख दो, काम खत्म है। बाकी आंसर मैंने ढूंढना आपको सिखा ही दिया। देखो निंदा का उद्गम कहां से होता है, ऐसे 1 2 3 करके लिख दो। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। चौथा क्वेश्चन है, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो इसका भी आंसर बहुत आसान है। देखो ये, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। क्या है भाई, एकदम हलवा है। बस आपको 1 2 3 करके लिख देना है, ठीक है। कॉपी लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, ये मैं भी कहूंगा। अगला, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है। तो निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। ऐसे लिख दोगे ना, 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर ऐसे लिखकर आओगे, ये ध्यान रखना। बस आप पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो बेकार है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब पद्यांश पे चलेंगे। देखो 2 गद्यांश रहेंगे, अगर वो आपको नहीं पता है तो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है, ठीक है। इसको आप कर सकते हो, एक मैंने बता दिया, एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना, ठीक है। इस पे बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं भैया। हिंदी का जो पद्यांश आता है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। अब भाई देखो ध्यान से, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, गद्यांश तो बहुत इजी है, 10 नंबर फ्री का है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना है, लेकिन पद्यांश में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसको आप लोग पढ़ लो भैया। मैंने बताया था कैकेयी का अनुताप, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत, ये सब चैप्टर पढ़ लो हिंदी मीनिंग के साथ। नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर भी ट्रिक है भाई। अगर कुछ नहीं आएगा, देखो स्टार्टिंग में जब आप कॉपी लिखना, सबसे पहले उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना ना जिसका आंसर आपको आता है, पहले उसी का आंसर लिखना। क्योंकि कॉपी चेक करने वाला स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत ध्यान से चेक करता है, तो स्टार्टिंग में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ये है, मान लो हमें ये नहीं आ रहा है, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मध्य में संदेश। ये श्रद्धा मनु चैप्टर का है और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब कुछ बच्चों को आंसर नहीं आएगा, भाई आंसर नहीं आ रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, संदर्भ डालो, या फिर पाठ का शीर्षक का नाम ये लिख दो, कवि का नाम लिख दो, जो आपके मन में आए। भाई जब आपको नहीं पता होगा तो यही करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, कौन हो तुम बसंत के दूत, हे बसंत के दूत तुम कौन हो,
ठीक है। मनु श्रद्धा से प्रश्न पूछते हैं, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस बिरस पतझड़ के मौसम में अति सुकुमार से दिखने वाले तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, इस घनघोर बादल, घनघोर अंधकार युक्त बादल में एक बिजली की रेखा के समान, तपन में शीतल मंद बयार और इस तपती गर्मी में ठंडी ठंडी हवा के समान तुम कौन हो? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, फिर श्रद्धा जो आगंतुक व्यक्ति है वो मिटाता उत्कंठा सा विशेष, सभी के इच्छाओं को, तीव्र इच्छाओं को मिटाती हुई कहती हैं, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। तो उसको देखकर ऐसा आभास हो रहा है ना कि कोयल जो है वो मधुमेह संदेश दे रही, पुष्पों को वसंत के आगमन का मधुमेह संदेश दे रही हूं। मतलब अगर आपको हिंदी मीनिंग पता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, कौन हो तुम डॉट 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 करके मधुमेह संदेश लिख दो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 लाइनें ऊपर होंगी उसकी व्याख्या कर दो, काम खत्म। घन तिमिर में चपला की रेख, जो आपके मन में आए लिख दो। मतलब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा कहता रहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो चीज आपको टफ लग रही है ना उसका भी आंसर दो, लेकिन जो चीज आपको आता है या थोड़ा बहुत लिख सकते हो पहले उसका आंसर लिखो, फिर आपको जो चीज बिल्कुल नहीं आती फिर उसका आंसर लिखो। ये ध्यान रखना, छोड़ना हमें इसको भी नहीं है। चैप्टर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ सकते हो तो बना बना कर लिखो। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संदेश किया गया है? आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संदेश किया गया है। पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो पद्यांश में श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है। ऐसे आप डालना प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे संदर्भ लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या में जो आपको आए लिख देना। बाकी ये देखो, आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है। पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। यहां पे श्रद्धा कर देना, श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है, ठीक है, श्रद्धा, ठीक है। और पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। तो इसमें अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता फिर भी आपको बना बना कर लिखना है, छोड़ना नहीं है भैया। जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक छोड़ेंगे नहीं। अथवा लगा है नहीं पता है तो ये दूसरा कर लो, बापू के प्रति चैप्टर का है, सुमित्रा नंदन पंत जी के, इसको कर सकते हो। अब आते हैं अपने 100% फिक्स टॉपिक पे, हिंदी पे, और शायद आपको इसमें से कोई जीवन परिचय याद भी होगा। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर। 3 लेखक आएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल। मैं आपको बताऊंगा 3 लेखक का आप याद कर लो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, या प्रोजी सुंदर रेड्डी के जगह पर हरिशंकर प्रसाद जी को भी याद कर सकते हो, ठीक है। बस आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये आपके हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक है। बस YouTube पर जाना, सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा। नहीं देख रहे हो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, इसी को लिखना कैसे? जैसे मान लो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख रहे हैं, पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल देना ऐसे। अगर आप देखो, ये चीज वो चीज है ना जीवन परिचय कि आपको याद होना ही चाहिए। हमारे हिंदी में कुछ टॉपिक है जो 100% फिक्स है, जैसे साहित्यिक परिचय होगा, कवि और लेखक का 10 नंबर, उसके बाद में 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य 20 नंबर, 7 नंबर का पद्यांश संस्कृत का 27 नंबर और 6 नंबर का रस छंद अलंकार। 33 नंबर जो है 100% फिक्स होते हैं हमारे हिंदी में। देखो, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना ऐसे, फिर साहित्यिक परिचय ऐसे हेडिंग डालकर इनका साहित्यिक परिचय लिख लेना। ये सब मैं अलग वीडियोस में बता चुका हूं, नहीं आ रहा है तो भाई पढ़ो, ठीक है। बाकी साहित्यिक परिचय आप जरूर याद कर लो, इसमें बना बनाकर लिखने से कुछ नहीं होगा। रचनाएं ऐसे लिख दो भाई, अब नहीं आएगा तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो महादेवी वर्मा, यहां पे कवियों में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 3 कवि हैं, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का याद कर लेना। एक सुमित्रा नंदन पंत जी है, उनका भी याद कर लेना। बाकी आपका 5 नंबर यहां पे फिक्स है। ये मैंने पहले ही बताया है, 100% फिक्स टॉपिक में पढ़ लो जाकर, अभी समय है, आपके पास टाइम है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का कुछ ऐसे मैंने लिख भी दिया है, तो ये आप लोग ऐसे लिख सकते हो। इसमें बना बनाकर लिखने से कुछ होने वाला नहीं है बच्चों, इसमें आपको खुद लिखना पड़ेगा। और जो चीज 100% फिक्स है ना, उसमें हम ट्रिक क्यों लगाएं? गद्यांश में हम ट्रिक लगाएं, पद्यांश में लगाएं, क्योंकि भाई इसमें पता नहीं है कहां से आ जाए। लेकिन जीवन परिचय जो साहित्यिक परिचय है ना, वो फिक्स है कि यही लेखक आएंगे, तो इसको जरूर याद कर लो, ठीक है।
चलो कहानी पे चलो। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। नहीं पता है भैया तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा 80। तो मान लो हम बहादुर कहानी का सारांश लिख रहे हैं तो हम बहादुर कहानी का सारांश हेडिंग डालेंगे और ऐसे लिख देंगे, याद कर लेना पंचलाइट बहादुर दो कहानी अगर आप पढ़ लेते हो ना, उद्देश्य और सारांश दोनों, भाई 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ध्रुव यात्रा भी पढ़ लेना, ठीक है। नहीं आ रहा है भैया, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर बहादुर कहानी का सारांश डालकर आप ब्लू पेन से लिख दो। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, छोड़ना नहीं है, ब्लैक ब्लू पेन यूज करके हमें लिख देना है, ठीक है, हमेशा याद रखना। चलो ये ऐसे लिख दो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो पंचलाइट और बहादुर कहानी मैंने बताया था लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। आप सर्च करना पंचलाइट कहानी का सारांश शुभम लेक्चर, तो 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसको देख लिया है। तो ये कौन से बच्चे हैं जिनको पता है भैया कि ये आना ही आना है, 100% फिक्स है, ठीक है। तो आप भी जाकर सर्च करके जरूर देखो, कहानी 100% फिक्स होती है। एक होता है खंड काव्य, देखो ये 7वां स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दो। 5 नंबर शब्द सीमा 80। ये भी 100% फिक्स है बेटा, ये जिला वाइज होता है। जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में होगा बच्चों मुक्त यज्ञ, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में त्यागपति। अब आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है उसी को पढ़ना। और आप अगर आपको खंड काव्य अपना नहीं पता है, कमेंट में जिले का नाम लिख देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूं भाई, बाकी आप जाने। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो खंड का है वो फाइनल हो गया। देखो 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। देखो 50 नंबर का पेपर हमारा हो चुका है। इसमें मैंने यही बताया कि बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आ रहे हैं तब तो लिखो, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो बाद के लिए, ठीक है। गद्यांश में ट्रिक बताया, पद्यांश में भी ट्रिक बताया, बाकी साहित्यिक परिचय आप खुद याद कर लो भाई, 100% फिक्स है। और उसके बाद में कहानी और खंड काव्य पढ़ लो, काम हो गया। खंड खा की बात करें बच्चों तो ये होता है 50 नंबर का, ये भी आता है। इसमें सबसे पहले हिंदी संस्कृत के गद्यांश रहेंगे 7 नंबर के। देखो दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। अब मान लो आपको ये वाला संस्कृत का गद्यांश नहीं आ रहा है, वैसे मैंने बताया है कि आप 4 चैप्टर पढ़ लो, काम खत्म है। संस्कृत भाषा महत्तम, पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय और एक जातक कथा, बस काम खत्म है। लेकिन ये देखो इसमें ट्रिक होता है, 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ का, 5 नंबर हिंदी अनुवाद का। तो ये दिया गया संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, ठीक है। अब ये किस चैप्टर का है, थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगाओ कि ये आखिर किस चैप्टर का हो सकता है। देखो संस्कृत के बारे में लिखा गया तो ये संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर का है, तो आप संदर्भ में लिखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से अवतरित है। हो गया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया भाई इसका। और हिंदी अनुवाद करना हो थोड़ा बना बना कर लिख दो। देखो नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, संस्कृत का साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, इन सभी ने बहुत योगदान दिया। ऐसे आप कुछ लिख दो, बस इसी से रिलेटेड रहे। संस्कृत का हिंदी अनुवाद लिखना बहुत ईजी होता। अगर आपको नहीं पता है तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करना, गारंटी है नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरा दिया गया, ये नहीं पता है तो ये कर लो, महामना मालवीय का है। देखो बहुत इजी है ये भी, महामना पहले ही आ गया तो संदर्भ लिख दो। और महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पत्रकार थे, उनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। वो जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहां शीघ्र उपस्थित हो जाते थे। बस हो गया, जो आपको आसान लगे भाई कर दो, काम खत्म है, ठीक है। इस श्लोक पे आ जाओ, संस्कृत का 100% फिक्स टॉपिक है। देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। जैसे विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परिश्रम पर पीड़नाय खरच साधु विपरीत में जिज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। ये हिंदी संस्कृत में देखो एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सारे श्लोक पढ़ लो भैया, काम हो गया। सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, इकलौता चैप्टर है जिसमें पूरा श्लोक ही है। बस वो पूरा चैप्टर पढ़ लो भाई, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये गारंटी है। बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक किसी किसी में दिया है, वो पढ़ लो, काम खत्म है। 7 नंबर फिक्स है, फ्री के, ठीक है। अब इतना नहीं कर सकते तो बेकार है, इतना नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे सर्च कर लो क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कर सकते हो ना, तो ये बहुत इजी है भाई। 7 नंबर 100% फिक्स है। सुभाषित रत्नानी का पूरा श्लोक पढ़ लो, बाकी चैप्टर में एक एक श्लोक है उसको पढ़ लो, काम खत्म है, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे आ जाओ।
निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, नाक में नकेल डालना मतलब नियंत्रण में रखना, सावन हरे न भादो सूखे मतलब सदैव एक जैसा रहना, मक्खन लगाना मतलब खुशामद करना। बस हो गया, एक ही करना है, मैंने चारों बता दिया। वाक्य प्रयोग कर दो। आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, हो गया काम भाई, सिंपल सा तो है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे ना जो 100% फिक्स है। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भैया एक आपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसके नीचे देखिए 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर देना होगा। बहुत आसान है, मैं पढ़ के बता देता हूं। देखो, क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर का गद्यांश नहीं होगा, ये आपठित गद्यांश होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मेथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहां का वातावरण गुलाबी बादलों में भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब देखो, बहुत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। अब क्वेश्चन देखो, का मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? भैया 1 नंबर आपको दिलाएगा। अब ये बहुत इजी है, देखो इसमें कीवर्ड क्या है? चट्टान, मंगल की सतह प्रधानता, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखा होगा कहीं इसका आंसर, देखो ध्यान से, ये देखो सीधा सीधा आंसर लिखा है, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। देखो सीधा सीधा आंसर लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस 1 नंबर फिक्स है। बाकी अगला देखो, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? तो देखो यहां पे लिखा है, बहुत ध्यान से समझना, ये यहां से लिख दो, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती हो रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। ये पूरा उठाकर लिख दो, काम खत्म है। आखिर क्यों लाल है ये रीजन बता दो, ठीक है। अगला देख लो बच्चों, नेक्स्ट, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो देखो यहां पे लिखा है, ये वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव एक कोश के जीव अमीबा एवं पैरामीशियम हैं। बस इतना लिख दो, काम खत्म है। 5 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, मुफ्त के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। ये दूसरा भी दिया रहेगा, वो भी कर सकते हो, 2 में से एक ही करना है। शब्द युग्म पे आ जाओ, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। भैया इसके आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, वाक्य संशोधन, इसके ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, काम हो जाएगा। बाकी आसान है, जैसे श्रवण, शरमण, इसका सही अर्थ क्या होगा, सही मीनिंग क्या होगा? जो पहले उसका पहले, जो बाद में उसका बाद में। तो बेटा इसका होगा सा वाला, कान और भिक्षु। श्रवण का मतलब कान, श्रवण का मतलब भिक्षु। अंश, अंश का मतलब अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, ठीक है। सिंपल सा, ये मैंने कई बार बताया है, कंधा और हिस्सा होगा, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे अनेकार्थी शब्द देख लो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, किसी एक का लिखना है, मैं तीनों बता दूंगा। अंबर का आकाश, वस्त्र लिख देना, चपला का बिजली, लक्ष्मी लिख देना, वर का दूल्हा, श्रेष्ठ लिख देना, काम खत्म है। ये सब बहुत आसान सी चीजें हैं, फ्री के नंबर हैं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लो, जैसे देखो फर्स्ट, अनुकरण करने योग्य, उसको अनुकरणीय बोलेंगे, वन में रहने वाले को वनवासी बोलेंगे। कितना इजी है भाई, बहुत आसान है, बस आप समझो चीजों को। अगला देखो, वाक्य संशोधन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे पहला है, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। अरे भैया लेडीज के लिए हम विद्वान नहीं विदुषी यूज करते हैं, तो विद्वान की जगह पर विदुषी कर दो। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं, भैया पढ़ा रही हैं तो यहां पे अध्यापिका कर दो, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। तुम मेरे से मत बोलो, नहीं भैया तुम मुझसे मत बोलो, मैं लड़के को पढ़ाया हूं, मैंने लड़के को पढ़ाया है, बस हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक आता है रस, छंद, अलंकार, 12वां। देखो श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार एवं रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते उदाहरण दीजिए। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। भैया ये तीनों मैंने एक वीडियो में बताया है, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था ना रस, छंद, अलंकार पर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो जाकर देख लेना। तीनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में बताए हैं, जितने रस है, जितने छंद है, जितने अलंकार हैं, सब एक वीडियो में। आप लोग सर्च करना रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। पूरा
6 नंबर कंप्लीट कराया है और ये 100% फिक्स टॉपिक होता है, तीनों को जाकर उसमें देख लो। पत्र भी मैंने देखो हिंदी के टॉप 5 पत्र मैंने एक वीडियो में बताया है, लेकिन देखो यहां पे 13वां छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक पत्र लिखो, 6 नंबर अथवा लगा है। नहीं पता है तो दूसरा देख लो, अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखो। देखो भैया पत्र लिखने का तरीका सीख लो, बाकी सब आपके लिए आसान हो जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, निबंध की बात करें तो सबसे आसान होता है। देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। जैसे बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण, स्वच्छता अभियान, जन जन कल्याण, आरक्षण व्यवस्था, वरदान या अभिशाप, साहित्य में लोक मंगल की भावना, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। ठीक है, तो आप पांचों में से किसी एक पर आपको लिखना है, पांचों में से किसी एक पर। तो मान लो किसी पे भी हम लिख देते हैं भाई, हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला एक रूपरेखा आप डालिएगा, रूपरेखा में सारे हेडिंग रखिएगा। जितना अच्छा हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो ना उतना नंबर मिलेगा। जैसे पहले रूपरेखा, रूपरेखा में प्रस्तावना पहला हेडिंग होना चाहिए, फिर बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग और लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। निबंध पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो ये था भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो निबंध में आप जितना बना बना कर लिख सकते हो लिखो, काम खत्म है। एक एक वर्ड याद नहीं करना होता, कुछ अपने तरीके से भी लिखो भाई, यू आर ऑल्सो अ राइटर। ठीक है, तो पूरे हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करना है बिना पढ़े आज मैंने आपको बता दिया। बहुत आसान है मेरे भाई, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ और 100 में 90+ छाप के आओ। और आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, बाद में उनका 90+, 85+ आता है। कैसे? ट्रिक लगा देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बता देना और आपको किस सब्जेक्ट का ट्रिक चाहिए। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।